और अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से सामने आ रही है, संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र अब 60 साल तक पढ़ा सकेंगे। ये बड़ी खबर है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश में 1,40,000 शिक्षा मित्रों को फायदा पहुंचने वाला है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को मिल रहा प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय। हर साल विभाग की तरफ से शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण किया जाता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र अब 60 साल तक पढ़ा सकेंगे। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। अब बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मित्र नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लखनऊ में 20 फरवरी को एक महासम्मेलन भी होना है। क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां शिक्षकों की कमी है। तो वर्ष 1999 में सरकार ने कमी को देखते हुए जो शिक्षा मित्रों की संविदा पर तैनाती की थी, इनको एक शिक्षा मित्र को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाता है। और एक जो शिक्षा मित्र है वो पूरे दिन भर काम करता है, लेकिन उसका नियमितीकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में इनका आंदोलन चल रहा है। उसको एक तरह से राहत देने के लिए शिक्षा मित्रों को ये सुविधा दी गई है कि अब वो 60 साल की उम्र तक पढ़ा सकेंगे स्कूलों में। इसके लिए प्रमुख सचिव जो बेसिक शिक्षा हैं दीपक कुमार, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में आदेश पहुंच चुका है। इससे जो उनकी एक नियमितता की मांग है, जो नियमितीकरण को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, तमाम बार लखनऊ राजधानी में आए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, पुलिस से मुजाहिमत भी कई बार हुई है। तो अब सरकार ने एक तरह से उनको राहत दी है कि वो 60 साल तक पढ़ाई कर सकेंगे और मानदेय में भी उनका इजाफा किया गया है। कई साल से उनके मानदेय की जो मांग थी, एक्चुअली इनको 12 महीने की जगह 11 महीने का मानदेय दिया जाता है। 1 महीने इनका नवीनीकरण की प्रक्रिया होती है। उसमें जो प्रोसीजर होता है नवीनीकरण का, सबसे खास बात यह है कि हर साल नवीनीकरण कराया जाता है शिक्षा मित्रों का। तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। तो 1 महीने उसमें लंबित रहता है उनका मानदेय और 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। यही शिक्षा मित्रों की मांग थी कि उनको पूरे 12 महीने का मानदेय दिया जाए और नियमित किया जाए। लेकिन नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। सरकार की अपनी एक जो मजबूरियां हैं वो चल रही हैं। इसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन ये फैसला 60 साल तक पढ़ाने का फैसला, जो उनकी अधिकतम आयु सीमा तय कर दी गई है, वो फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर जो शिक्षा मित्र हैं अब लखनऊ आएंगे तो बिल्कुल विवेक, तो शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर की सामने आई है। बहुत ही शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर रामपुर से। विधायकी जाने के बाद अब्दुल्ला को एक और बड़ा झटका अब लगा है। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का अधिकार खत्म हुआ। मतदाता सूची से भी अब्दुल्ला आजम का नाम काट दिया गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी मांग उठाई थी। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिख करके इसकी मांग की गई थी। अब्दुल्ला आजम की मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग यहां की जा रही थी। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अब्दुल्ला आजम का नाम काट दिया गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन अधिकारी को इसके लिए पत्र लिखा था। तो अब यहाँ पर अब्दुल्ला आजम को एक और बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की विधायकी पहले ही जा चुकी है और अब वोट डालने का अधिकार भी खत्म हो गया है। हाँ, हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूँकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सज़ा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वो उसको काट दिया। तो भाजपा विधायक की तरफ से इसकी मांग उठाई गई थी। अब अब्दुल्ला को झटके पर झटके लगातार लग रही हैं। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का अधिकार अब खत्म हो चुका है। मतदाता सूची से भी अब्दुल्ला आजम का नाम हटा दिया गया है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी मांग उठाई थी और इसको लेकर के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखा गया था। भाजपा विधायक की तरफ से अब्दुल्ला आजम की मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग की गई थी। आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत अब्दुल्ला आजम का नाम काट दिया गया है मतदाता सूची से। 29 जनवरी 2008 में जाम लगाने पर 2 साल की सजा हुई थी अब्दुल्ला को। अब यहां पर एक और बड़ा झटका लगा है। वोट डालने का अधिकार भी अब्दुल्ला का खत्म कर दिया गया। तो अब्दुल्ला आजम को लगातार झटके लग रहे हैं। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की तरफ से यह मांग की गई थी। इसको लेकर के अधिकारी को पत्र भी लिखा गया था और अब यहां पर उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने का अधिकार खत्म हो चुका है। विधायकी पहले ही जा चुकी है अब्दुल्ला आजम की। तो मुश्किलें लगातार अब्दुल्ला आजम की बढ़ती जा रही है।
और अब 10 की दहाड़ में वाराणसी से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फूलपुर थाने में अजय राय के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राहुल गांधी की फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने देने का ये पूरा मामला, साजिश के तहत फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने देने का आरोप लगाया गया था। 13 फरवरी को राहुल गांधी को वाराणसी आना था, लेकिन फ्लाइट की लैंडिंग वहां नहीं हो सकती थी। अब इसको लेकर के फूलपुर थाने में अजय राय के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष है अजय राय, उनके खिलाफ ये केस दर्ज यहां पर किया गया है। दरअसल 13 फरवरी को राहुल गांधी को वाराणसी आना था, लेकिन राहुल गांधी की फ्लाइट लैंडिंग वहां नहीं हो पाई थी। उससे जुड़ा ये पूरा मामला, साजिश के तहत फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने देने का आरोप यहां पर लगा था। अब इस पूरे मामले को लेकर के अजय राय के खिलाफ केस यहां पर दर्ज हुआ है। तो फूलपुर थाने में अजय राय के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। दरअसल राहुल गांधी की फ्लाइट लैंडिंग नहीं होने देने का ये पूरा मामला, अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष है, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है इस पूरे मामले में। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। अमित शाह 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। अन्य केंद्रीय मंत्री भी यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे। बीजेपी यूपी में 25 सीटें जो कम अंतर से जीती है, उन पर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू होने की तैयारी यहां पर कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली में भी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ बैठक होगी, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को कैसे साधा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी रणनीति बना चुकी है, क्या करना है, कैसे करना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 2024 के चुनाव में जुड़ गई है, तो लिहाजा उसी कड़ी में अगर बात करें तो कई सारे बड़े नेताओं के उत्तर प्रदेश में दौरे होने वाले हैं। शुरुआत अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 20 जनवरी को गाजीपुर जाके कर दी थी, लेकिन अब बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करेंगे, क्योंकि ये दोनों वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 14 सीट वर्तमान में उसके पास नहीं है, वहां पे और ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगाने के लिए तैयारी कर रही है, और इसके साथ साथ वहां पे और ज्यादा जो राज्य के मंत्री हैं उनके भी दौरे लगवाएगी। और इसके साथ जो 25 सीटें ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी काफी कम मार्जिन से जीती थी, तो लिहाजा वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हों, जिससे कि जनता को और ज्यादा कनेक्ट किया जा सके और 2024 में बेहतर परिणाम अर्जित किया जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में उसी कड़ी में लगातार रणनीति तैयार हो रही है, और मुस्लिम वोटों को कैसे साधा जाए इसको लेकर के खासतौर से अगर बात करें तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने सूफी विचारधारा से प्रधानमंत्री की विचारधारा को जोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वही कमेटी अगर बात करें तो मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष के साथ बैठक करेगी, उनके साथ रणनीति बनाएगी कैसे मुस्लिम वोटों को साधा जाए। ये तमाम सारी रणनीति और कवायद अब की जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जहां पे बीजेपी का लक्ष्य होगा कि 400 प्लस सीट का वो नारा देगी और ज्यादा से ज्यादा सीट अर्जित की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि अब बीजेपी किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का प्लान तैयार हो चुका है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्री के बाद अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। मार्च से शुरू होगा लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का यह मेगा प्लान। पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर फोकस किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर होगा जहां जीत का अंतर काफी कम रखा है। तो भाजपा की प्लानिंग पूरी हो चुकी है और मार्च से भाजपा का मेगा प्लान भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां पर कम अंतर से बीजेपी जीती थी। सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इन्हीं सीटों पर जहां जीत का अंतर काफी कम रहा। तो भाजपा की तरफ से प्लानिंग पूरी है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अब यूपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करने वाले हैं। कैसे पूरी रणनीति बना ली गई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो लोकसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा का पूरा प्लान यहां तैयार हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह खुद यूपी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जुट चुकी है अभी से तैयारियों में, लेकिन यहां पर यह भी जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री तो पहुंचेंगे यूपी, इसके अलावा यूपी के मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल सोनिका, भाजपा का मेगा प्लान है और ये मार्च से शुरू होगा। इसमें प्रदेश के सारे मंत्री, खासकर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है, इसके अलावा राज्य मंत्री सभी 24 का रास्ता आसान बनाने के लिए सड़क पर उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। लोकसभा सीटें, इसके पहले हमने देखा कि जो हारी हुई 14 लोकसभा सीटें थी उनमें केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने प्रवास किया था। अब यूपी के मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। जो 66 जीती हुई सीट है उन पर प्रवास करेंगे और सबसे खास बात यह है कि जो कम अंतर से सीटें
जीती गई हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। वहां पर कैबिनेट मंत्रियों को प्रवास कराया जाएगा। इसके बाद जो 1 लाख वोट से कम पे जीती हैं या 1.25 लाख वोट के भीतर जीती हैं ऐसी सीटें, वहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री प्रवास करेंगे। मछली शहर की सीट की बात करें हम तो 181 वोटों से सिर्फ जीत हासिल हुई थी। इसी तरह से मेरठ में भी बहुत कम अंतर था, करीब 4,500 के आसपास वोट मिले थे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था। इसी तरह से मुजफ्फरनगर सीट पर भी 6,500 वोटों से जीत हासिल हुई थी। तो ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है। ये छोटी छोटी जीत वाली सीटें हैं, वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर जाएंगे और बाकी जो आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, रामपुर में उपचुनाव हुआ, बाकी जगह जो 25 ऐसी सीटें छाटी गई हैं जहां पर जीत का अंतर 1 लाख वोटों से कम था, वहां पर राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री वो जाएंगे, उनको प्रवास की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से जो नड्डा जिस तरह से 19 तारीख को गए थे, उन्होंने सभा की थी गाजीपुर में, पहली सभा कही जा रही थी वो लोकसभा चुनाव की। उस पहली सभा चूंकि हारी हुई सीट थी गाजीपुर और वहां पर फोकस था। अब नड्डा के बाद सीधे अमित शाह आएंगे। ये कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करके वो पश्चिम में जो सीटों का गणित है, वहां पर जो जीत की रणनीति है वो तय करेंगे। वहां उनकी एक सभा भी हो सकती है। तो 28 फरवरी को अमित शाह आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथेंगे वहां पर कार्यकर्ताओं को और जो हारी हुई सीटें हैं उन पर मंथन करेंगे। ये पूरा प्लान तैयार कर दिया है। मार्च से भाजपा ने जो मेगा प्लान है, मार्च से शुरू हो जाएगा मंत्रियों का प्रवास। जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका प्रवास मार्च से शुरू हो जाएगा। सभी 66 सीटें यानी 66 सीटें ऐसी हैं जो जीती हुई हैं। देखिए 14 लोकसभा सीटों में जो हार मिली थी उसमें तो हो चुका है, पूरा इनका प्रवास हो चुका है, इसमें केंद्रीय मंत्री आए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी यहाँ पर मंत्रियों की बढ़ा दी गई है और हर एक सीट के गणित का हिसाब किताब बीजेपी लगा चुकी है। पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और 10 की दहाड़ में सीधा रुख करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। बागपत से ही खबर है। बागपत में सांड ने उत्पात मचा दिया है। सड़क पर चल रही गाड़ियों को टक्कर मार दी, बाइक और कार सवारों को टक्कर मार दी गई है सांड की तरफ से। बागपत के बड़ौत शहर की ये पूरी घटना, ये वीडियो आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर सांड ने इस तरह से उत्पात मचाया कि सड़क पर चल रही गाड़ियों को टक्कर मार दी, चल रहे राहगीरों में टक्कर मारी जा रही है। और एक या दो नहीं, जितने भी वाहन सामने से आ रहे हैं, हर किसी में सांड की तरफ से टक्कर मारी जा रही है। बाइक और कार सवारों में लगातार टक्कर। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सांड ने बाइक सवार पर यहाँ किस तरीके से हमला कर दिया, तो सांड का उत्पात अब यहाँ देखा जा रहा है। बागपत के बड़ौत शहर की ये पूरी घटना सामने आ रही है। खुलेआम ये सांड इस तरीके से बीच बाजार में, बीच सड़क पर घूम रहा है और उत्पात मचा रखा है। तो सड़क पर लोगों का चलना यहाँ मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो राहगीरें आ रही हैं, जो वाहन आ रही हैं, गाड़ियों में लगातार टक्कर मारी जा रही है सांड की तरफ से। और अब खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में अस्पताल की तीसरी मंजिल से महिला कूद गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से महिला गंभीर हालत में है। तीसरी मंजिल की गैलरी में पति से झगड़ा हो गया था। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। तीसरी मंजिल से महिला कूद जाती है, गंभीर हालत में फिलहाल है, इलाज जारी है अस्पताल में। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल की गैलरी में पति पत्नी दोनों वहां पर खड़े थे, लेकिन आपस में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला तीसरी मंजिल से कूद गई। एटा से खबर है। एटा में यूपी वक्फ विकास निगम के निदेशक गुलाम मोहम्मद का बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार पर उन्होंने माफियाओं के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वक्फ की संपत्ति को रिलीज कराने में मदद करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट पर सर्वे शुरू हो गया है, आगे बहुत जल्दी इसमें बदलाव होगा। तो वक्फ की संपत्तियों को रिलीज कराने की अपील यहाँ की गई है। हमारे बीच है उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, किस तरह का भ्रष्टाचार है, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। वक्फ बोर्ड का जो भ्रष्टाचार का मामला है, मैं कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बाहर निकल के आएँ। इस वक्फ किसी की बापोती नहीं है, वक्फ किसी की मलकियत नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। वक्फ समाज की प्रॉपर्टी है और गरीबों की, मिस्किनों की, बेवाओं की, उनके लिए वक्फ को दान किया गया हुआ है।
उसकी इनकम से समाज का उत्थान होगा। उस वक्फ की ज़मीन में इंटर कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, समाज के उत्थान के सारे काम हों। और ऐसे जो वक्फ माफिया हैं जो वक्फ की ज़मीन को हकर के बने, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और निकल के बाहर आवें, समाज को निकल आवें, इनसे आमने सामने का इनसे अपनी जंग करें और वक्फ को इनसे रिलीज कराएं। सर, क्या बदलते परिवेश में ये आवश्यकता है कि जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है उसको बदला जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी उनको एक्सट्रीम ताकत मिली हुई है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। वक्फ एक्ट पे सर्वे शुरू हो गया है, आगे बहुत जल्दी वक्फ एक्ट में बदलाव होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।